क्लास 5 का बुक सबके पास है? यस मैम। आपके पास है ज्योति जी? यस मैम। हाँ, एक ही बुक तो मिला है मैम। एक ही बुक मिला है क्लास 5 का ही केवल? हाँ आप प्रिया जी आपके पास है मैम। है? हम लोग का एग्जाम का डेट आ गया है। हाँ, अभी हमारे पास मैसेज आया तो हम आप लोग को फॉरवर्ड किए। हाँ आ गया है? वही चेक किए ना हम। कब का डेट है? ये मेरा 17 को है। 17 17 जनवरी। जनवरी में। हाँ। अच्छा, आपका ज्योति जी? एक गिर जाए। उनका 10 17 को है। 10 जनवरी। चलिए हाँ। टाइम है अभी। और कहाँ गायत्री जी कहाँ चली गई? ठीक है, नई बुक मिला, कोई बात नहीं। आपको हम एक पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है? यस उस मैम। पीडीएफ को ये पढ़िएगा, उसमें समरी है, मतलब तीनों बुक्स का उसमें दिया हुआ है। हमको ज्योति जी वो जो आज आपको दिए हैं ना, नहीं ये रिकॉर्ड मैम हाँ याद है। ना है मैम पीडीए। हाँ, ज्योति जी को दिए है ना, प्रिया जी आपको नहीं दिए हैं। हाँ। हाँ, उसका पीडीएफ बना के हमको केवल सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? यस मैम। वो हम बाकी सबको भेज देंगे, जिसके पास बुक नहीं है वो लोग भी पढ़ ले। हाँ। एक में पीडीएफ नहीं बनेगा, एक में बन जाएगा, एक में 30 से ज्यादा नहीं बनता है। दो होएगा। देखिए, अगर एक में बनता है ना तो बहुत अच्छा है, एक ही में रहे तो। हाँ। और उसमें ईवीएस लिख दीजिएगा, सीटेड ईवीएस। ओके मैम। तो आप लोगों के पास प्रिया जी के पास है ना बुक? हाँ मैम है। चलिए निकालिए तो। दो शब्द शिक्षकों और अभिभावकों से। आप सुनिएगा केवल गायत्री जी ध्यान से, यस ठीक मैम। है? बहुत ज्यादा टाइम नहीं है एग्जाम को, तो केवल सुनने से भी कुछ चीज माइंड में रहेगा। दो शब्द शिक्षकों और अभिभावकों से जो है निकालिए, उसमें फर्स्ट लाइन देखिए। आप लोग टिक की हुई है पहले से? यस मैम। उसमें पहला जो दिया हुआ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 और 5 तक के एक विषय के रूप में देखती है, ठीक है? कब से कब तक? एनसीएफ 2005 जो है हम लोग का नेशनल कैरिकुलम जो होता है, ये हम लोग का एनसीएफ 2005 जो है कक्षा 3 से लेकर 5 तक ही हम लोग को पर्यावरण अध्ययन को विषय के रूप में रखती है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन नहीं है, ठीक है? तो यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित करती है। तो केवल 3, 4 और 5 में यह हम लोग का किस किस रूप में हम लोग को इसमें पढ़ाया जाता है, कौन कौन सा विषय टॉपिक पढ़ाया जाता है? तो पर्यावरण के माध्यम से ही बच्चों को विज्ञान पढ़ाया जाता है, पर्यावरण के माध्यम से ही बच्चों को सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है, और पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित चीजें भी बताई जाती हैं 3, 4 एंड 5 में। क्योंकि 3, 4 और 5 में हम लोग का सामाजिक अध्ययन नहीं होता है, हम लोग का विज्ञान नहीं होता है, इसी के माध्यम से ये सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है? तो अगर पूछे हम लोगों का कि पर्यावरण अध्ययन का जो है कब से कब तक बच्चों को कक्षा में दी जाती है, तो 3 से लेकर 5 तक, और 1 और 2 में क्यों नहीं है? तो और किसके माध्यम से 1 और 2 में पर्यावरण की का अध्ययन दिया जाता है? तो 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, ठीक है? पहली और दूसरी कक्षा में भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। और सब जो है, चाहे वह सामाजिक अध्ययन है, चाहे पर्यावरण से संबंधित है, चाहे विज्ञान से है, सब जो है यह, चलिए पूजा जी भी आ गई, सब जो है समेकित रूप से 3 से 4 में बच्चों को दिया जाता है। पूजा जी आप दिन में नहीं जुड़ी थी? मैम अभी डॉक्टर के पास आए, लेट हो गया ना। क्या हो गया है आपको? आप कल से डॉक्टर के पास जा रही हैं? मैम फीवर आ गया था। अच्छा, थोड़ा अभी सेहत पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको लिंक मिला? यस मैम। कब का एग्जाम का डेट है? 30 जनवरी मैम। 30 जनवरी? हाँ मैम आपके पास 30 बहुत जनवरी। आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास 1 महीना का टाइम है।
चलिए आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दे को किसके माध्यम से याद रखिएगा, भाषा और गणित के माध्यम से। हम लोग कक्षा 1 और 2 में बच्चों को बताते हैं, गणित बताते हैं तो बोलते हैं बेटा ये तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, ये मेरे पास एक चॉकलेट है, ये एक चॉकलेट भी हम तुमको दे दिए तो तुम्हारे पास कितना चॉकलेट हुआ, इसके माध्यम से। चाहे मेरे पास ये एक आम है, तुम्हारे पास भी एक आम है, दोनों आम हम तुमको दे दिए तो कितना हुआ। तो ये क्या है, आम क्या है या चॉकलेट क्या है, ये पर्यावरण की चीजें हैं। इसको हम लोग भाषा के माध्यम से और गणित के माध्यम से बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यह कक्षा 1 और 2 में किसके माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण की का शिक्षा दी जाती है। और कक्षा 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की पुस्तक है या नहीं, तो कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की कोई पुस्तक नहीं है, ठीक है। जो चीजें हम लोग उसमें पढ़े हैं वही चीजें हैं, एक बार रिपीट हो जाएगा। देखिए दूसरा पैराग्राफ में बोल रहा है कि यह पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है, यानी कि बालक को केंद्र में रखकर बालक की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश की गई है। बाल केंद्रित का मतलब है कि बालक केंद्र बिंदु है, बालक का क्या आवश्यकता है, बालक का क्या हम लोग का नेटवर्क खराब है ना भाभी। हाँ आवाज नहीं आ रहा है। आई तो परेशान करके रख दिया। मैम सही नहीं है शायद। क्रम का निर्माण करते हैं। मैम पढ़ा ठीक है, दिए। मीन्स पढ़ा दिए क्या, आप लोग का कट गया था क्या? आवाज नहीं आ रही थी। मैम यह पाठ्य पुस्तक स्टार्टिंग सेकंड पैराग्राफ वहीं से कट गया था। हाँ तो वही चीज हम बता रहे हैं अभी कि यहाँ पे पाठ्य पुस्तक जो है बाल केंद्रित होती है। पहले की पाठ्य पुस्तक जो होती थी वह शिक्षा केंद्रित होती थी। शिक्षक बैठा रहता था, आचार्य बैठे रहते थे और वर्बली बच्चों को बता दिए, जिसकी कैपेसिटी है ऑब्जर्व करने की वो सुना समझा जाना, जिसकी नहीं है वो नहीं समझ पाया, बाकी टीचर्स की और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन अब की शिक्षा क्या है, केंद्र में कौन है, बच्चे हैं। बच्चे किस प्रकार समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, हमको कई सारी विधियों को अपनाना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए। बच्चे की क्षमता क्या है उसको देखना पड़ता है, उसके अनुसार हमें बच्चे को शिक्षा देनी पड़ती है, ठीक है। बच्चे को यहाँ पे क्रियाशील होके करना है। पहले की शिक्षा क्या होती थी कि बच्चे क्रियाशील नहीं होते थे, टीचर क्रियाशील होते थे। अब की शिक्षा में हमको बच्चे को क्रियाशील बनाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चे को स्वयं खोज कर पता करने का अवसर मिले। अवसर बहुत बड़ी चीज होती है। जब भी बोलिए, क्या चीज पढ़ा रहे हैं मैम? बोलिए पूजा जी। क्या चीज पढ़ा रहे हैं मैम? आवाज नहीं आ रहा मैम। मैम ईवीएस करा रही हैं। तो हम मौका दे रहे हैं किसी काम को करने का, अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, अपनी उपलब्धि को बताने का। तो अवसर देना बहुत बड़ी चीज है। जहां अवसर का जिक्र हो पॉजिटिव में वो बहुत अच्छा है। अवसर का जिक्र हो वो पॉजिटिव, ठीक है। कुछ हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे, अभी नहीं, पहले ये चीज ट्रिक जो है लास्ट में बताना चाहिए ताकि उसका उपयोग भरपूर हो सके। पूजा जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, कट रहा है। मैम पूछ रहे थे कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपका मैम? नेटवर्क इश्यू है क्या? नेटवर्क काम नहीं कर रहा नो है। मैम। हाँ पूजा जी, केवल मैम सुनाई दे रहा है, इसके बाद कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। मैम पूछ रहे थे ना कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आवाज नहीं अच्छा आ आप रहा लोगों है? को मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? प्रिया जी? यस हाँ मैम आ रहा है। 5 क्लास का ना, बस 5 क्लास का बुक ईवीएस पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम बताइएगा ना दीदी। दो शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए। ठीक है। पैराग्राफ सेकेंड वाला।
हाँ मिल गया दी। भाभी पता है मैम का आवाज नहीं आ रहा है। मैम फिर से जुड़ती ना, उनका नेटवर्क शायद प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए अभी आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ, उस समय आवाज नहीं जा रहा था। पूजा जी आपको जा रहा है आवाज? यस मैम आ रहा है। गायत्री जी, उस समय हम बोल रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जी नहीं आ रही थी, आपका चित्र भी नहीं दिखा। जब कुछ डाउट हो ना, कुछ प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे हाथ का चिन्ह दिया है ना, ऐसे आप लोग वो हाथ का चिन्ह दबा दीजिए, हमको समझ में आ जाएगा कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग कहाँ थे यहाँ पे कि बच्चे को क्या करना है, किसी चीज को स्वयं खोज कर पता करने का हमें अवसर देना है। इससे बच्चों में क्या आती है, सृजनात्मकता आती है। जब भी, चाहे वो हम लोग का सीडीपी में हो, चाहे हम लोग का वो मैथ्स पेडागोजी में हो, चाहे वो हम लोगों का हिंदी पेडागोजी सेक्शन में हो, जब भी बच्चों को किसी चीज को खोज कर अवसर देने की बात हो पॉजिटिव में, तो ये चीज हम लोग का सही है। यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे। ठीक है, अवसर देना, बच्चों को खोज कर किसी चीज को पता करने का अवसर देना, बच्चे को सृजनात्मकता को बढ़ाना है। ये चीज हम लोग का पॉजिटिव में आंसर सही होता है। उसके बाद बोल रहा है, देखिए कि वे रटने की मजबूरी से बचे। बच्चे को रटन पद्धति नहीं अपनाने देना है। बच्चे को हम उस टॉपिक को, चीजों को इतने अच्छे से समझाएंगे कि उसकी समझ का निर्माण बच्चों में हो जाए। बच्चे उस चीज को रटे ना, समझ के ही, उस समझ के आधार पर ही बच्चे उसका ज्ञान हासिल कर ले। ठीक है, अगर बच्चे को रटने की प्रवृत्ति नहीं अपनानी, यानी कि परिभाषाएं भी हम लोग का क्या होना चाहिए, बुक्स में बहुत कम होना चाहिए। परिभाषा होगी तो बच्चे रटेंगे। हमको परिभाषा भी बहुत ज्यादा नहीं देना है। हमें क्या देना है बच्चों को, मतलब इस तरीके से इनोवेटिव तरीके से बच्चों को चीजों को बताना है, समझाना है कि बच्चे उसको समझकर खुद उसकी परिभाषा बनाए। ठीक है, तो हमें रटने की पद्धति को कम करनी है, परिभाषाओं को कोई स्थान नहीं देना है, बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने का अवसर हमें बच्चों को उपलब्ध कराना है। इन सभी चीजों से बच्चों में क्या आएगी, सृजनात्मकता आएगी। ठीक है, और मात्र जानकारी देना ही अपेक्षित, केवल हम उसको केवल इस चीज की जानकारी नहीं दे देगी, बेटा ये बिल्ली है, नहीं, ये बिल्ली है, बिल्ली का क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्ली कैसे बोलती है, बिल्ली क्या खाती है, उसका हर एक कॉन्सेप्ट को हमको उसका क्लियर करना है। ओके, तो देखिए आगे बोल रहा है उसी लाइन में, वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौका दिया जाए कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने। हम आप लोग को ईवीएस जब पढ़ाते हैं, 2 शब्द शिक्षकों के लिए जो दिया रहता है अध्यापक के लिए, उसमें बोलते हैं ना, वहां सबसे हम लोग का पेडागोजी सेक्शन आता है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि बच्चों को हम क्या करें, अपने विचार प्रकट करने का मौका दे। बच्चे अपने विचार को प्रकट करेंगे, ठीक है, उनके मन में क्या है, कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी विषय के विषय में हम बता रहे हैं बच्चों को, तो वो उनके क्या अपने विचार है, वो अपने शब्दों में अगर उसको व्यक्त करेंगे ना, तो माइंड में उनके और भी नए नए विचार बनेंगे, क्रिएटिविटी बनेगी। ठीक है, तो ये अवसर हमें बच्चों को प्रदान करने चाहिए। उन्हें उत्सुक बनाना, अभी हम लोग मोटिवेशन चैप्टर पढ़े, यानी कि हमें बच्चों को क्या करना है, किसी भी चीज के लिए उसमें अंतर्नोद उत्पन्न करना है। अंतर्नोद का मतलब एक्साइटमेंट, उत्तेजना उत्पन्न करनी है, ताकि बच्चे जो हैं उस काम को करने के लिए उत्सुक रहें और उत्सुक होकर किसी कार्य को करें। ठीक है, उनको खुद उस कार्य में इन्वॉल्व होकर
करके दिखाना है। हम एक्टिव नहीं रहेंगे वहां पे। किसको एक्टिव करके रखना है? बच्चों को एक्टिव करके रखना है। कोई चीज बता रहे हैं, हम लोग वाइगोस्की जी को पढ़े थे। वाइगोस्की जी क्या बोल रहे हैं कि बच्चे को अगर पार और पाइड हम लोग पढ़े थे ना। वाइगोस्की जी क्या कहते थे कि अगर बच्चे को किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, हम उसको हिंट दे देंगे, थोड़ा सा हम उसका सहायता दे देंगे, उसको पार और पाइड दे देंगे। इसके बाद वो बच्चा को खुद उसमें इन्वॉल्व होकर करने के लिए कहेंगे। हम उसकी मदद नहीं किए, हम उसका मदद किए, मदद करके हाथ पीछे ले लिए। अब बच्चा खुद ही एक्टिवली उस कार्य को कर रहा है, तो हमें ऐसे मौके बच्चे को देने होंगे। ठीक है, देखिए जितना जो है ना बच्चों को जितना एक्टिव बनाना है, वो सारा पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग को सीटेड में अप्लाई करना है। सब का सब पॉजिटिव वाला, मतलब जिससे बच्चे एक्टिव हो सके। और जितना भी हम लोग का नकारात्मक चीज है, डांटना नहीं है, मारना नहीं है, बच्चों के विचारों को हमें कभी भी उनको डिमोरलाइज्ड नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है कि हट गधा कहीं का, क्या आंसर पूछे क्या आंसर दे रहा है। कभी भी ऐसे बच्चों को डिमोरलाइज्ड नहीं करना है। ठीक है, जहां तक हो सके हम बच्चों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। रटन पद्धति को नहीं अपनाना है, परिभाषाओं से दूर रहना है। ये सब चीजों को बच्चे को पॉजिटिव में क्या देखना है कि बच्चे को खुद उसमें उस क्रिया में एक्टिवली वर्क करने के लिए उसको हम लोग क्या करें, अवसर दे, ताकि बच्चे में सृजनात्मकता का विकास हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमें करना है। तो इसमें देखिए, उत्सुक बनाना है, करके देखना है, सीखे बच्चे, प्रश्न पूछे, प्रयोग करे। इन सब का प्रयोग बच्चे अगर करेंगे तो बच्चों में सृजनात्मकता आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, और हमें बच्चों को क्रिएटिव ही बनाना है। ठीक है, तो पुस्तक में भाषा औपचारिक नहीं बल्कि बच्चों की आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। इस चीज पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए प्राइमरी सेक्शंस के बच्चों को हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, तो प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को हम लोग औपचारिक भाषा का मतलब हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड लैंग्वेज। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा जा रहा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, बच्चा अपनी जो मातृभाषा होता है वो सहजता से अपने परिवारजनों के साथ रहकर अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीख जाता है। उस भाषा का उसको ज्ञान होता है। ठीक है, हमारे देश में है तो उसकी मातृभाषा हिंदी है, चाहे भोजपुरी है, चाहे खोट्टा है, चाहे कुछ भी है, जिस भी फैमिली में रह रहा है। विदेशों का है तो विदेशों की उसकी मातृभाषा क्या हो गई, इंग्लिश। इंग्लिश वो सहजता से सीख जाएगा। लेकिन हमारे लिए इंग्लिश क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गया। तो वो जो प्राइमरी सेक्शंस का बच्चा है, वो अगर स्कूल जाता है और अगर हम उससे इंग्लिश में बात करते हैं, तो क्या वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को समझ पाएगा? चीजों की समझ उसमें बन पाएगी? नहीं, वो भाषा समझ ही नहीं रहा है, उसको भाषा का ज्ञान ही नहीं है। तो प्राइमरी लेवल पे क्या होना चाहिए कि बच्चों को उसके आम बोलचाल की भाषा में, उसकी मातृभाषा में हम इसे ज्ञान देने की कोशिश करें। कौन है ज्योति जी जिसको बार बार भगा रही हैं? मैम भाभी की बेटी एकदम परेशान कर दी है, भाग जा भी नहीं रही है यहाँ से। बैठा लीजिए उसको भी साथ में। बदमाशी करिए ना मैम, एकदम क्या बोलिएगा। ठीक है, भाभी की बेटी है, कितना दूर का रिलेशन हो गया। बोलती कि मेरी भतीजी है। तो चलिए, क्या बोले कि बच्चे को अगर हम प्राइमरी लेवल पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज के थ्रू अगर बताएंगे तो बच्चे उसका नॉलेज ही नहीं है, बच्चे उस चीज को हम क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। तो कोशिश क्या है हमने की होनी चाहिए, देखिएगा प्राइमरी लेवल में जितने भी बच्चे होते हैं उनको उनके आम बोलचाल की भाषा में ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे उनको स्टैंडर्ड लैंग्वेज का ज्ञान दिया जाता है, और इसके बाद हम लोग उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तक का ज्ञान ही एकमात्र स्रोत नहीं है। एक चीज और याद रखिएगा, जहां पर भी सीटेड में क्वेश्चन में एकमात्र आ जाए, केवल आ जाए, ठीक है, केवल लड़के ही यह काम कर सकते हैं, केवल लड़कियां ही यह काम कर सकती हैं, केवल शब्द का जहां प्रयोग हो सीटेड में, ठीक है, उस ऑप्शंस को पहले ही छांट दीजिए। वो क्या है, नेगेटिव में है। ये ट्रिक है एक तरह से। केवल आ जाए, केवल लड़के यह काम कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। केवल लड़के ही क्यों काम कर सकते हैं, लड़कियां भी तो यह कर सकती है। केवल टीचर के माध्यम से ही यह हो सकता है, क्यों नहीं, स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जहां भी केवल आए वो ऑप्शन आपका पहले ही क्या हो गया, गलत हो गया। मात्र आए, ठीक है, मात्र यही 2-4 लोग आए हैं, ऐसा भी मात्र आए, ही आए, ऐसे शब्द भी आए, इसको क्या करना है, ऑप्शन में कट कर देना है पहले ही। ऐसे ही एक ऑप्शन हम लोग का निकल जाएगा। हतोत्साहित शब्द का प्रयोग हो, बच्चों को हतोत्साहित करना है,
बच्चों को डांटने का शब्द का प्रयोग हो, डांटना अगर आए, रटन पद्धति आए, परिभाषाओं को रटने की बात आए, ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन आए, इसमें आए, इसको पहले ही हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। रटना नहीं है, डांटना नहीं है, हतोत्साहित नहीं करना है। समझ में आया? चलिए, तो क्या बोल रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना पूजा जी, गायत्री जी? आपको रिस्पॉन्स दीजिएगा तब तो। आप लोग जिंदा है भी कि नहीं, ना वीडियो आ रहा है ना कुछ आ रहा है। बोलिए तो, बोल के तो जाहिर कीजिए। हाँ, जिंदा है आप। तो क्या बोल रहा है कि बच्चों को कभी भी एकमात्र स्रोत बुक नहीं होना चाहिए। बुक के अलावा बच्चों को कक्षा के चार दीवारी के बाहर ले जाएंगे, उनको इन्वायरमेंटल से इंटरेक्ट करवाएंगे, पर्यावरण से जोड़कर उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनको जू ले जाएंगे, उनको किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर ले जाएंगे जहां हम उनको बहुत सारे नॉलेज दे सके, उनको किसी पार्क में ले जाएंगे जहां हम उनको पेड़ पौधे वृक्षों के विषय में बता सके, ठीक है, हम उनको जू ले जाएंगे जहां डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के विषय में बता सके। तो केवल किताबी शिक्षा नहीं, किताबी शिक्षा के अलावा हमें उसको पर्यावरण से जोड़कर शिक्षा देनी है। किताबी शिक्षा के अलावा हम ज्ञान ले सकते हैं, अपने दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, इनसे भी वो बहुत सारे ज्ञान ले सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, इसके थ्रू भी बहुत सारा नॉलेज वो ले सकते हैं। ठीक है, तो केवल केवल शब्द आए जहां वो ऑप्शन वैसे ही करिए, या फिर मात्र शब्द आए वो ऑप्शन ऐसे ही करिए। आगे देखिए, दिया हुआ है कि ज्यादातर क्या दिया कि इस पुस्तक में दिए पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाएं, रोजमर्रा की समस्या और आम आज से जुड़ी कुछ ज्वलन समस्याओं को डालने का प्रयत्न किया गया है। अभी हम लोग जो ये बुक पढ़ेंगे, इस बुक में हमारा जीवन में जो कुछ भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं से रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद वास्तविक घटनाएं के विषय में पढ़ेंगे, रोजमर्रा की समस्याओं के विषय में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पेट्रोल के विषय में पढ़ेंगे, पानी की समस्या के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ती आबादी की समस्या के विषय में पढ़ेंगे, हवा किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है इस विषय में पढ़ेंगे, पानी के कारण हम लोग को कौन कौन सी बीमारियां होती है इससे पढ़ेंगे, कौन से ऐसे औषधिक पौधे हैं जो हमारा इलाज में हमारे लिए दवाओं के रूप में काम आते हैं, उसके विषय में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इस बुक में एक नया चीज इसमें जुड़ा हुआ है, वो क्या है, हम लोग 6 थीम पढ़े थे, टोटल 6 थीम पढ़े थे ना, यहाँ पे भी सेम वही है कि नए पाठ्य पुस्तक के विषय, इस विषय को हम लोग 6 थीमों में बांट रहे हैं। 6 थीम क्या थे? पहला थीम था परिवार और मित्र, ठीक है, दूसरा थीम था हम लोगों का भोजन, तीसरा आवास, चौथा यात्रा, और पांचवा था हम लोग का पानी, और छठा हो जाएगा हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये छह तो आप लोग को याद है, ये 6 आप लोग को याद है, कॉपी में नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए अभी जो बोलेंगे सभी आप लोग। मैं भी आ रही हूँ 1 मिनट में। चलिए, टोटल 6 थीम, अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो 6 थीम भी लिख लीजिएगा। 6 थीमों में हमारे पूरे पर्यावरण अध्ययन को बांटा गया है। पहला है परिवार और मित्र, इसको भी अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। पहला मम्मी चाबी छोड़ के गई है। पहला परिवार और मित्र, ठीक है, जिसके 4 उपथीम है, लिखिएगा। पहला परिवार और मित्र जिसके 4 उपथीम हैं। यहाँ पे यही एक चीज नया है, जो हम लोग के थीम है ना, उस थीम में जो पहला जो थीम है परिवार और मित्र, उसको भी 4 उपथीमों में बांट दिया गया है, जिसके 4 उपथीम है। अब इसके 4 उपथीम क्या क्या है, लिखिए। पहला है इसका पहला हो जाएगा आपसी संबंध, इसका पहला है आपसी संबंध। दूसरा काम और खेल, पहला आपसी संबंध, दूसरा काम और खेल,
तीसरा जानवर, तीसरा जानवर, और चौथा हो जाएगा पौधे, चौथा पौधे। ठीक है, परिवार और मित्र जो थीम था, उस थीम को 4 उप थीमों में बांटा गया है। इसमें पहला है आपसी संबंध, दूसरा काम और खेल, तीसरा जानवर और चौथा पौधे। इसके बाद 6 थीमों में दूसरा क्या, परिवार और मित्र के बाद दूसरा आ जाएगा भोजन। लिखिए, इसको भी लिख लीजिए। दूसरा भोजन, तीसरा पानी, भोजन, पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, पांचवा यात्रा, और छठा हम चीजें कैसे बनाते हैं, हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब यही सारी चीजों को हम लोग को डिस्क्राइब करके यहाँ पे दिया गया है। हर एक थीम से हम लोग अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। जैसे कि परिवार और मित्र थीम से अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, भोजन से अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का पौधे से, आवास से, इन सब से भी हम लोग अलग अलग थीम से अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं चैप्टर्स पे। पहला है चैप्टर, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। बहुत सी चीजें होती है जो हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हमको उसके विषय में मालूम नहीं होती है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जिसको हम लोग जानते नहीं है। पहला चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। आप लोग के पास बुक है ना गायत्री जी, पूजा जी? यस मैम। पहला चैप्टर मिला? देखिए, उसमें बहुत सारा पिक्चर्स दिया गया है। इसमें किसी किसी पशुओं में क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसका बताया गया है। सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए, पहला जो है हम लोग का पैराग्राफ, उसका सबसे नीचे वाला लाइन देखिएगा, चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गया। यानी कि चील बहुत ही फुर्तीला पक्षी है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पक्षी बहुत फुर्तीला होता है। ठीक है, तो चील बहुत ही फुर्तीला पक्षी है। दूसरा जो लाइन दिया गया है, देखिए, बोल रहा है कि तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरो और झट से उसके कान खड़े हो जाते हैं। ये चीज हम लोग नोटिस किए हैं, झट से उसके कान खड़े हो जाते हैं। यानी कि कुत्ता बहुत ही एक्टिव जानवर होता है। ठीक है, कुत्ता क्या होता है? बहुत ही एक्टिव जानवर होता है। इस चीज को आप लोग को पढ़ने का टाइम नहीं है, जितना शॉर्ट में हो हम आप लोग को बताएं। चलिए मैम इसको भी अंडरलाइन करना है? नहीं, इसको अंडरलाइन नहीं करना, हम जिसको बोल रहे हैं उसको अंडरलाइन कीजिएगा। पेज नंबर 3 में आइए, चींटी का पिक्चर दिया गया है। पेज नंबर 3 में चींटी का पिक्चर दिया गया है ना, उसके नीचे दिया हुआ है, देखिए, लिखिए, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह कई प्रयोग किए थे। ठीक है, वो लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद वाले लाइन से अंडरलाइन कीजिए। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसको अंडरलाइन कीजिए। चींटियां चलते समय, ठीक है, जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है। आप नोटिस कीजिएगा, चींटियों का एक लाइन जाता है, एक चींटी दूसरे चींटी का पीछा सूंघ सूंघ के आगे जा रही है। तो चींटियां एक तरह का गंध छोड़ती हैं जमीन पर, जिसको सूंघ कर, अगर मान लीजिए उसकी साथी चींटी अगर कहीं पीछे छूट भी गई है ना, तो वो सूंघ कर ठीक अपने साथी चींटी के पास चली जाएगी, वो कभी भी रास्ता नहीं भटकेगी। या फिर मान लीजिए चींटियों का कोई लाइन जा रहा है, वहां पे हम कुछ खड़ा कर दिए, कुछ रख दिए, आगे की चींटी निकल गई, पीछे की चींटियों का रास्ता भटक गया, वो फिर भी ढूंढ कर, सूंघ कर अपना रास्ता क्या करेंगी, जान जाएंगी। कि हमारे, उनका अपना अपना ग्रुप होता है। ठीक है, वो अपने ग्रुप, उनका जो ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप के चींटियां अलग तरह का गंध छोड़ेंगी, दूसरे ग्रुप की चींटियां अलग तरह का गंध छोड़ेंगी। वो कभी दूसरे चींटियों के बिल में नहीं घुसेंगी, वो अपने ही चींटियों के बिल में घुसेंगी, वो अपने चींटियों के बिल के गंध को पहचानेंगी। ठीक है, तो चींटियां क्या होती है, चलते समय एक तरह का गंध छोड़ती है जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियां जो है अपना रास्ता ढूंढ लेती है। इसको अंडरलाइन कीजिए। नीचे आइए, मच्छर लिखा हुआ है। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध
खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। रात में एकदम अंधेरा रहता है, फिर भी मच्छर हमारे कानों के पास आके भिनभिनाता है, बोलता है। क्यों? हमारे शरीर की गंध से वो हमें अंधेरे में भी जान जाता है कि हम कहाँ हैं, और खासकर हमारे पैरों की तलवे की गर्मी से वो हमें अंधेरे में भी पहचान लेता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध और खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। आगे आइए, एक ब्रैकेट दिया हुआ है। कीड़ा हूं मैं, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूं। उसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, यानी कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को, यानी कि उसकी जो वाइफ होती है उसको, वो कई किलोमीटर दूर से भी क्या करता है, उसकी गंध से उसको पहचान जाता है। ठीक है, आगे आइए नीचे। आप लोग लगा रही है ना गायत्री जी, पूजा जी? गायत्री जी के पास तो बुक नहीं है, पूजा जी आपके पास तो है। आपके पास है, आप टिक लगाइए। जिनके पास नहीं है उसको पास हम अवेलेबल करवा देंगे, भिजवा देंगे नोट्स। नीचे देखिए दिया हुआ है, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बनी होती है। देखिएगा, हर एक स्ट्रीट में, हर एक गली में अलग अलग कुत्ते होते हैं। दूसरी गली के कुत्ते दूसरी गली में चले जाएं तो वो भौंकने लगते हैं। कुत्तों का भी अपना अपना एक इलाका होता है ना। चलिए नीचे वाले लाइन से अंडरलाइन कीजिएगा। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। अगर दूसरे इलाके का कुत्ता उसके इलाके में आकर मलमूत्र त्याग देता है तो वो उसके मलमूत्र के स्मेल से पहचान जाता है कि दूसरे इलाके का कुत्ता हमारे इलाके में आया है। अब वो उसको भौंक भौंक के भगा देगा। ये पशुओं का एक स्पेशलिटी होता है। शेर में भी इस प्रकार का होता है। वो दूसरे शेर के मलमूत्र को पहचान जाएगा कि हमारे इलाके में कोई दूसरा शेर आया है। ठीक है, जो हम बता रहे हैं ना उसको ही समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आ जाइए पेज नंबर 5 में। एक स्त्री है, नाक पर कपड़ा रखी हुई है, बच्चा लेटा हुआ है, उस पे आइए। ऐसा क्यों होता है? देखिए कहानी पढ़िए। दिया हुआ है, आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात तो यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पट्टी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पट्टी धोने के बाद जब दीपक की पट्टी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह पर दुपट्टा रख लिया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? अपने बच्चे की पॉटी साफ करते समय उसको घिन नहीं लगा, लेकिन दूसरे के बच्चे की पॉटी साफ करते समय वो अपने मुंह नाक पर कपड़ा रख लेती है। ऐसा क्यों होने लगा? देखिए नीचे शिक्षक संकेत दिया हुआ है। हम लोग जब भी देखिएगा ये ईवीएस की बुक पढ़ते हैं, सोचो और चर्चा करो। चर्चा करने का जिक्र जहां भी होता है सीटेड में, वो भी पॉजिटिव थिंकिंग में लेना चाहिए। बच्चों को चर्चा करने का अवसर देना चाहिए। ईवीएस में अगर पेडागोजी सेक्शन से चर्चा करो पर आए कि बच्चों को इस विषय पर चर्चा करानी चाहिए, ये आंसर हम लोग का क्या होगा, आंख मूंद के यहाँ पे राइट मार देंगे। जब भी बच्चों को सृजनात्मक बनाने की बात आए, जब भी बच्चों को चर्चा कराने की बात आए, जब भी बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात आए, ये सब पॉजिटिव में है। ये सबको हम लोग क्या करेंगे, टिक मारेंगे। ये सब सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी एक बार भी आप लोग टेस्ट नहीं दिए हैं। शिक्षक संकेत इसमें देखिए दिया हुआ है, दूसरे लाइन से देखिएगा कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उस गंध को गंदा मानता है। यानी कि हमारा माइंड क्या है, उसको गंदा मान रहा है, इसीलिए हमको वो गंदगी लग रही है, हमको वो गंदा लग रहा है, उसका स्मेल हमको गंदा लग रहा है। ठीक है, अगर हम मन बना ले कि वही गंध उतना परेशान नहीं करता, अगर हमारे मन में, अगर हम ठान ले, मतलब हमारा मन मान ले कि वो चीज गंदा नहीं है, तो वो चीज हमें गंदा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम मन में बैठा ले कि नहीं ये गंदा है, ठीक है, तो वो चीजें हमें स्मेल देगी, महकेगी, या फिर हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। छोटा छोटा मत समझिएगा इसको आप लोग। पेज नंबर 6 में आइए। कैसे दिखा? जो 2 डॉट है उस दोनों डॉट को छोड़ दीजिए। पूजा जी परेशानी है, दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए।
आपका तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। गायत्री जी आप प्रेजेंट है ना? गायत्री जी अगर आप प्रेजेंट हैं तो यस मैम बोलिए, और प्रेजेंट नहीं है तो हमको लगेगा कि आज आप कक्षा में उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है। चलिए आगे देखिए, गायत्री जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। नीचे से देखिए, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ होती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। केवल सुनिए और सुन के ध्यान से ही समझने की कोशिश कीजिए कि माइंड में भी स्टोर कर ले। ज्यादातर पक्षियों की आंखें जो होती हैं उसके सिर के क्या होती हैं, दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकती हैं, मतलब इस दिशा में भी अगर कोई चीज है तो यहाँ भी देख लेगी पक्षी, और इधर में भी कोई चीज है तो इधर भी देख लेगी। एक ही समय में पक्षी दो अलग अलग चीजों को देख सकती है, क्योंकि पक्षियों की आंखें जो होती है उसके सिर के दोनों तरफ, यहाँ हम लोग की आंखें यहाँ होती है ना, उनके आंखें यहाँ होती है, जैसे हम लोग का कान है वैसे उनकी आंखें होती है। ठीक है, तो एक ही समय में पक्षी जो होती है दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेती है। ये बिल्कुल देखिए, जब ये बिल्कुल सामने देखती हैं, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, जब ये बिल्कुल सामने देखती हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। अगर मान लीजिए सामने में कोई चीज रखा हुआ है और दोनों आंखों से सामने देख रही हैं तो एक ही चीज पर इसकी नजर होगी, और जो अलग अलग डायरेक्शन में दो चीज रखी गई है तो दोनों चीजों को ये एक साथ देख सकती है। ये पक्षियों का विशेषता होता है। ठीक है, तो पक्षियों की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ होती हैं, एक ही समय में ये दो अलग अलग वस्तुओं को देख सकती हैं, और जब ये बिल्कुल सामने देखती हैं तो इन दोनों आंखें इसकी एक ही चीज पर होती हैं। आगे देखिए दिया हुआ है, उसके नीचे वाला पैराग्राफ को भी अंडरलाइन कीजिए। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाती हैं। आप मैना को देखिएगा, ऐसे ऐसे, मुर्गी को देखिएगा, झट से झट झट अपना सिर इधर उधर दाएं बाएं इधर उधर हिलाती रहती है। ठीक है, तो बहुत सी पक्षियां जो है अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाती है। जानते हैं क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं, हम लोग की आंखों की पुतलियां क्या होती हैं, घूमती रहती हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे, सिर नहीं हिलाना पड़ेगा, हम लोग अपनी पुतलियों को घुमा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं, ये अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखती हैं, जिसकी वजह से उनको सिर को घुमाना पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है सीटेड में कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो मनुष्यों की तरह देखता है, तो वो उल्लू है। उल्लू एकमात्र ऐसा पक्षी है जो मनुष्यों की तरह देखता है, क्योंकि उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जिसके आंखों की पुतलियां जो है मनुष्यों की तरह घूम सकती हैं। बाकी किसी पक्षी की आंखों की पुतलियां मनुष्य के समान नहीं घूमती, इसीलिए उल्लू जो है मनुष्य के समान देखता है। ये क्वेश्चन आता है सीटेड में, याद रखिएगा। ये इसमें दिया नहीं है लेकिन आता है। जैसे बगुला भैंस के ऊपर क्यों बैठा रहता है, क्योंकि बगुला परजीवी होता है, इसीलिए वो भैंस के ऊपर बैठा रहता है। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, चलिए शिक्षक संकेत में नीचे जो दिया गया है उसमें आइए, अंडरलाइन कीजिए। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करती हैं, मतलब सामने कोई चीज है और दोनों आंखों से एक ही चीज पर देख रही है, तो जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करती है तो उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है। इसको ध्यान रखिएगा, वो कितने दूरी पर है, उससे कितना डिस्टेंस है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करती हैं तो उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करती हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है प्राय, इसको याद रखिएगा। एक ही चीज पर जब देखेगी तो दूरी का एहसास होगा, और जब अलग अलग डायरेक्शन में देखेगी तो उसका देखने का दायरा बढ़ जाता है, वो अब बहुत बड़े दायरे में किसी चीज को वो देख पाती है। ठीक है, समझ में आया ना इस चीज को, दिक्कत नहीं ना होगा। आइए पेज नंबर 7 में आइए। पेज नंबर 7 में देखिए, वहां पे एक ह्यूमन का पिक्चर बनाया गया है जिसकी आंखें जो है कान के पास लगा दी गई है। उसके जस्ट नीचे वाला लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, चील,
बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा से ज्यादा दूर से देख पाते हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए। कौन कौन सा पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा देख पाता है? तो चील, बाज और गिद्ध ये बहुत ही फुर्तीले पक्षी होते हैं और ये हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। ठीक है। जो चीजें हम 2 मीटर की दूरी से हमें दिखाई पड़ती है वही चीजें ये पक्षी जो है 8 मीटर की दूरी से देख पाते हैं। हम उस चीज को 2 मीटर की दूरी से देख रहे हैं, वो पक्षी उसको क्या दे? 2 चौके 8, 4 से उसको गुना कर दीजिए, 8 मीटर दूरी से वो देख सकता है। ठीक है। 2 मीटर की दूरी से वो चीजें हमें धुंधली दिखेगी या फिर नहीं दिखेंगी, लेकिन वही वो पक्षी जो है चिल, बाज और गिद्ध जो है वो 8 मीटर की दूरी से भी उस चीज को एकदम क्लियर स्पष्ट देख सकता है। समझ में आया? उसको अंडरलाइन कीजिए। उसी पेज में नीचे आइए। मैम उस पूरे पैराग्राफ को? हाँ, उस पूरे पैराग्राफ को नीचे आइए। पिक्चर्स दिया हुआ है ना, पिक्चर्स के नीचे देखिए। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। जो जानवर दिन में जागते हैं, ठीक है, वह कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। जैसे उल्लू, उल्लू रात में जागता है, उसको कोई रंग नहीं दिखता है, कोई कलर उसको नहीं दिखता है, उसको हर चीज सफेद या काली, ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती है। लेकिन दिन में जागने वाले जो पक्षी होते हैं हर रंग उनको नहीं पता चलता, लेकिन कुछ रंग वो देख सकते हैं, कुछ रंगों का उनको ज्ञान होता है। ठीक है। दिन में जागने वाले पक्षी कुछ रंग देख सकते हैं, रात में जागने वाले पक्षी केवल ब्लैक एंड व्हाइट में ही हर चीजों को देखते हैं। पेज नंबर 9 में आइए। मैम अंडरलाइन करना था इसको? हाँ हाँ, अंडरलाइन करना था। पेज नंबर 9 में आइए। चलिए, पेज नंबर 9 में ऊपर में जो पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ को छोड़कर नीचे वाला पैराग्राफ में आइए। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है। पिक्चर देख रहे हैं बॉय का, लड़के का, किसी चीज को कान लगाकर वो सुन रहा है। सांप के कान नहीं होते हैं, वो जमीन पर जब चलता है ना तो कंपन के आधार पर वो चलता है। कंपन होती है ना धरती पर, उसके आधार पर वो चीजों को भांपता है कि कहाँ क्या है, खतरा है, क्या है। ठीक है। तो सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है। उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, मात्र एक छेद जैसा होता है। जमीन पर हुए कंपन को वह सुन पाता है। जमीन पर जो भी वाइब्रेशन हो रहा है, जो भी कंपन हो रहा है, उसी के आधार पर वो क्या करता है, चलता है या फिर खतरे को भांपता है। ठीक है। चलिए, आवाजें अलग अलग, इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है और सुनिए, बहुत मजेदार चीज है ये। दिया गया है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबत। ठीक है। पेड़ पर बैठा हुआ लंगूर है, पिक्चर में भी दिखा रहा है। पास आती हुई मुसीबत, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब इनके लिए क्या है, मुसीबत ही ना है, को देखकर एक खास आवाज निकाल कर अपने साथियों को संदेश दे देता है। एक जानवर देखा, एक तरह का खास आवाज निकाला और पूरे अपने ग्रुप को वो मैसेज दे दिया कि यहाँ पे डेंजर है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालती हैं। पक्षियों के ग्रुप में अगर किसी प्रकार का डेंजर है तो पक्षियां भी खास आवाजें निकालती हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरे के लिए अलग अलग आवाजें निकालती हैं। ठीक है। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज निकालती है, जो दुश्मन उड़कर आ रहा है उसके लिए एक तरह की आवाज निकालेगी, और जो जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज निकालती है पक्षियां। ठीक है। आवाज चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, चाहे वो लंगूर निकाले, चाहे पक्षी निकाले, जंगल में डेंजर अलर्ट करने का आवाज किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवरों को चेतावनी भरी आवाज से सचेत हो जाता है कि यहाँ पे खतरा है। चाहे कोई भी जानवर आवाज निकाले, सभी जंगल में रहने वाला, उस जंगल में रहने वाला सभी जानवर अलर्ट हो जाता है। ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करना है। आगे देखिए, उसके नीचे वाला पैराग्राफ भी अंडरलाइन कीजिए। दिया हुआ है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक है।
हम लोग के बहुत सारे आदिवासी जनजाति हैं जो जंगलों में रहते हैं, जैसे अंडमान क्षेत्र में रहने वाले भी जनजाति हैं, हम लोग के झारखंड में भी रहने वाले जनजाति हैं। तो वो जंगलों में रहने वाले जनजातियों को ना अगर कुछ अनहोनी होनी होती है या कुछ भूकंप आने वाला होता है, तो ये पशुओं को सबसे पहले पता चल जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। पक्षियों को देखिएगा पहले तक पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, चाहे सुनामी आने वाली है, वो एक तरह का साउंड निकालेंगी, खतरे का आगाह करेंगी। तो जंगल में रहने वाले उन मनुष्यों को यह पता चल जाता है कि पशु पक्षियां जो है हमें चेतावनी दे रही हैं, ठीक है। इससे क्या है, उस अनहोनी से वो वैसे व्यक्ति जो है बच जाते हैं। हम लोग को ये सब चीज के बारे में पता नहीं चलता है। देखिएगा कोई भी डेंजर होगा ना, कुछ भी खतरा होगा ना, पक्षियों को सबसे पहले पता चल जाता है। पक्षियां पूरा चहल पहल मचा देंगी, उड़ के भागने लगेंगी, पशुओं को पता चल जाता है, ठीक है। देखिए नीचे जो बॉक्स में दिया गया है उसको अंडरलाइन कीजिए। सन 2004 दिसंबर में आए, यहां से भी याद रखिएगा, 2004 दिसंबर में आए सुनामी। सुनामी कब आया था? 2004 में आया था, 2001 में आया था, 2005 में आया था, 2008 में आया था। याद रखना है 2004 में आया था। तो सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। जानवरों को पता चल गया, जानवरों ने एक दूसरे को, अपने पशु जाति को आगाह किया, इससे उन आदिवासी जनजाति को भी पता चल गया। वह भी उस खतरे का घंटी सुनते ही उस इलाके को खाली कर दिया और सुनामी के कहर से वो सब बच गए, ठीक है। चलिए, आप लोगों में पता नहीं ये चीज है या नहीं है तो अंडरलाइन कीजिए और नहीं है तो पेंसिल से नोट कर लीजिए। जब मछलियों को किसी खतरे का एहसास होता है, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो लिखिए, जब मछलियों को किसी खतरे का एहसास होता है तो वह एक विद्युत तरंग उत्पन्न करती हैं। पानी के अंदर मछलियों को जब किसी प्रकार के खतरे का एहसास होता है तो वह क्या उत्पन्न करती है? विद्युत तरंग उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 10 में आइए। देखिए डॉल्फिन का पिक्चर दिया है ना, वो जो गोल गोल सर्कल है वो विद्युत तरंग ही है। मछलियां खतरे का आगाह के लिए विद्युत तरंगे उत्पन्न करती हैं। चलिए वहां पे अंडरलाइन कीजिएगा। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिक का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। इस पूरे को अंडरलाइन कीजिए। डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज निकालेगी। डॉल्फिन को हम ह्यूमंस का बात भी समझ में आता है, हमारी भाषा का उसको पूरा ज्ञान होता है। हम उससे बातें करेंगे ना तो वो हमारी बातों को समझ जाता है। तोता एक ऐसा पक्षी है जो हमारी भाषा बोल भी सकता है, ठीक है। बंदर, उसको भी हमारी भाषा का ज्ञान होता है। तो डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। चलिए नीचे आइए, छिपकली का पिक्चर दिया गया है। कितना सोएं? पहला वाला लाइन छोड़ दीजिए, दूसरा वाला लाइन में देखिए दिया हुआ है, उसको अंडरलाइन कीजिएगा। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं? अभी आपको कहीं भी दीवार पर छिपकली दिखती है? ठंडी के दिनों में ऐसे जानवर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके बिल में छुप के रह जाते हैं। उनका स्किन जो होता है ना, इस ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए इस मौसम में वो सब जानवर जो होते हैं क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके छिप जाते हैं। अपना जितना महीना सर्दी रहेगी उतना महीने का फूड स्टोर कर लेंगे और वहां पे वो छिप जाएंगे। वो आपको पूरी सर्दी आपको छिपकली नजर ही नहीं आएगी।
जैसे गर्मी का सीजन आएगा तो वो छिपकली आपको फिर दिखेगी। ठीक है, उसको अंडरलाइन कीजिएगा। चलिए पेज नंबर 11 में आइए, एक बॉक्स बना हुआ है उसको देखिएगा। स्लॉथ लिखा है, स्लॉथ। बहुत मजेदार कहानी है, इसको सुनिए। ये एक तरह का जानवर है और इस जानवर की क्या क्या खासियत है ये जानिए। दिया हुआ है स्लॉथ इसका नाम है। यह भालू जैसा दिखता है पर भालू है नहीं। दिखता किसकी तरह है? भालू की तरह दिखता है पर भालू है नहीं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। कितने घंटे? 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटककर, सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। जिस पेड़ पर रहेंगे उसी पेड़ के पत्ते को ये खाएंगे। इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका भोजन भी वही पेड़ का पत्ता ही होता है। जब ये अपनी इस पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, जिस पेड़ पर लटके हुए हैं उस पेड़ के अगर सारे पत्ते खा लेते हैं, तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं। यानी कि एक पेड़ का पत्ता खाने में इनको बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लग जाते हैं। तो इसके बाद वो किसी दूसरे पेड़ पर जाते हैं। ठीक है, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इनका जीवन काल कितने का होता है? 40 साल का। और इस 40 साल में ये अपने पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ ही चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि 5 साल में एक पेड़ का पत्ता खा जाता है। 40 साल इनका उम्र है, इस 40 साल में केवल 8 पेड़ ही चेंज कर रहे हैं। यानी कि कितना है? 8 पंजे 40। 5 साल में एक पेड़ का पत्ता वो खा के खत्म करते हैं। इसके बाद वो फिर दूसरे पेड़ पर जाते हैं। याद रखिएगा 40 साल इसका उम्र होता है। अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ को ही वो चेंज करते हैं। भालू की तरह दिखते हैं लेकिन भालू है नहीं। दिन में करीब 17 घंटे तक पेड़ पर उल्टे लटक कर सोते हैं। और मजेदार बात सुनिए, इसमें क्या दिया हुआ है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। सप्ताह में एक दिन ही नीचे उतरेंगे, किसके लिए? शौच करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए। ठीक है, ये है हम लोग का स्लॉथ की विशेषता। कूट में क्वेश्चन आता है इसका। देखिए पिक्चर्स भी दिया गया है। और बहुत आलसी होते हैं। अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं ना तो इनको क्रॉस करने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत धीरे 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 चलते हैं। तो ये भालू की तरह दिखते हैं लेकिन भालू है नहीं। ये दिन में 17 घंटे तक मस्ती से पेड़ पर उल्टे लटक कर सोते हैं। इनका जीवन काल 40 वर्ष का होता है। अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 बार ही पेड़ चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये 5 वर्ष में एक पेड़ के पत्ते को पूरा खा जाते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। समझ में आया? ये सब इसका जो है विशेषता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। मैम अंडरलाइन कर ले। हाँ, ये पूरा अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए नीचे दिया हुआ है, चक्र दिया हुआ है। कौन एनिमल कितना जागता है और कितना सोता है, सबका चक्र, जीवन चक्र दिया गया है। ठीक है, सोने का चक्र दिया गया है, कौन कितना सोए। स्लॉथ का जागना, स्लॉथ कितना जागता है और कितना सोता है। जो एक चक्र है ना, उसमें चक्र बनाया हुआ है ना, उसमें हम लोग का बॉक्स भी बना हुआ है। जो एक चक्र है उसको 2 काउंट करेंगे। एक चक्र को कितना काउंट करेंगे? 2। तो काउंट कीजिए तो स्लॉथ कितना सोता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18। एक को 2 काउंट करना है, 9 दूनी 18। 17 घंटा भी दे सकता है, 18 घंटा भी दे सकता है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो स्लॉथ कितने घंटे सोता है? 18 घंटे सोता है। कितने घंटे जागता है? देखिए 2 2 4 2 6, मात्र 6 घंटे वो जागता है और 18 घंटे वो सोता है। याद रखना है इसको। छिपकली, देखिए छिपकली का चक्र दिया गया है और बनाना है छिपकलियों के लिए। सर्दी में यह घड़ी कैसे बनेगी? बनाइए तो कैसे बनेगा सर्दियों में। छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसे बनेगी? सर्दियों में छिपकली हमको नजर आती है? नहीं आती है। यानी कि 24 घंटा वो सोता ही रहेगा। यहाँ पे उसका पूरा का पूरा क्या है? 24 घंटा क्या होगा? सोता ही है।
सर्दियों का पूछेगा छिपकली का, तो छिपकली सर्दियों में 24 घंटा सोती रहती है। ठीक, चलिए नीचे आइए, गाय का दिया गया है। देखिए तो गाय में कितना कलर किया गया है सर्कल, 2 2 4, यानी कि गाय कितने घंटे सोती है? मात्र 4 घंटा। याद रखना है, गाय 4 घंटा, अजगर 18 घंटा सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। वहां पे लिख लीजिए नहीं तो। गाय 4 घंटा सोता है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। सबसे कम सोने वाला पशु क्या है हम लोग का? जिराफ, मात्र 2 घंटे। इसके बाद गाय आ जाएगी, मात्र 4 घंटे। इसके बाद बिल्ली आ जाएगी, 12 घंटे। इसके बाद अजगर और स्लॉथ का बारी आएगा, दोनों 18-18 घंटे सोते हैं। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा चीज है लेकिन क्वेश्चन आता है। चलिए आज हम लोग ये वाला चैप्टर थोड़ा कंप्लीट करें। अभी आप लोग को कुछ हड़बड़ी नहीं ना है? खाना हमको भी बनाना है। नो मैम। एक चैप्टर कंप्लीट कर लें। आइए पेज नंबर आ जाइए 12 में। देखिए बाघ का पिक्चर दिया हुआ है, उसमें बॉक्स बॉक्स बने बने हैं। ये सब बाघ की विशेषता को बता रहा है। देखिए दिया हुआ है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसको अंडरलाइन कीजिए। बाघ जो होता है अंधेरे में हमको कोई चीज दिखती है बहुत धुंधली और कम समझ में आती है, लेकिन बाघ जो है अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर चीजों को देख सकता है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग। दूसरा बोल रहा है, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। उसकी जो मूछ होती है ना, हवा में कंपन हो रहा है, किस तरह का कंपन हो रहा है उसको भांप लेगी और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाएगा कि शिकार किस स्थिति में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में, किसके द्वारा? मूछ के द्वारा अपने। ठीक है, उसकी मूछ की भी इतनी विशेषता होती है। तो क्या होता है, उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। अपने मूंछ के द्वारा अंधेरे में वो रास्ता भी ढूंढ लेता है। तो उसकी मूंछ की ये विशेषता है। ठीक है, वो हवा में हुए कंपन को पहचान जाता है अपनी मूंछ की सहायता से, शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेता है मूंछ की सहायता से, और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी उसकी मूंछ उसकी मदद करती है। अगला आइए, बोल रहा है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके, देखिए बोल रहा है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। ठीक है, यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा होता है। बाघ का इलाका कुत्ते की तरह छोटा नहीं होगा। बाघ का इलाका क्या करेगा? जगह जगह टॉयलेट करके इलाके को क्या किया? कैप्चर कर लिया। देखिए दिया हुआ है, यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झट पहचान लेता है कि वह किसका इलाका है। जैसे कुत्तों की पहचान होती है ना, उसी तरह से इसमें भी। फिर उसे इस इलाके में घूमना है या नहीं, यह तो बाघ की मर्जी है। यानी कि एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके में नहीं घुस सकता है। ठीक है, मतलब वो परफ्यूम अपना जगह जगह छोड़ देता है। अब उसका स्मेल से दूसरा बाघ उस इलाके में नहीं घूम सकता है। आगे देखिए दिया हुआ है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। ठीक है, गुस्से में अलग आवाज, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, और कभी कराहना हो तो गुर्राना हो तो अलग आवाज निकालता है। अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग तरह की आवाज निकालेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दिया हुआ है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। इतना जोर से वो गुर्राता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। इसके बाद देखिए एक और जो बॉक्स दिया है उसको देखिए, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुए आवाज में अंतर को भाप लेता है। हवा से पत्ता हिल रहा है या किसी शिकारी के कारण पत्ता हिल रहा है, इन दोनों के अंतर को बाघ जो होता है वो भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ही ज्यादा घूम जाते हैं। जो उसके बाहर के कान होते हैं ना, बाहर के आवाज को, साउंड को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं? बहुत ज्यादा घूम जाते हैं।
चलिए आगे आइए, पेज नंबर 13 में दिया हुआ है तीसरा, जो 2 डॉट दिया है उसके नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसको पढ़िए। देखिए दिया हुआ है, हाथी को उसके दांत के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। इसको अंडरलाइन कीजिए। इसके बाद दिया हुआ है, देखिए कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो किस जानवर को किस लिए शिकार किया जाता था, ये यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके बाद जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में ऊपर का 3 लाइन छोड़ दीजिए। उत्तराखंड जहां से लिखा है वहां से अंडरलाइन कीजिएगा। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान का भरतपुरा जिले में घाना, ठीक है, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ के लोग जानवरों और जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। उत्तराखंड का कौन सा है नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा। और राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना, यहाँ पे शिकार करना, पशुओं का शिकार करना क्या है, मना है। यहाँ के लोग जो हैं किसी भी पशु को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। एक और चैप्टर कर सकते हैं हम लोग, छोटा है, ज्यादा नहीं है। ये वाला 2 नंबर चैप्टर कर लेते हैं, इसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, कहानी सपेरे की, मैं हूं आर्यनाथ, इस पे आइए, ठीक है। ये पूरी स्टोरी जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है पढ़ेंगे तो ये बात किसकी बोली जा रही है पता है, सपेरों की बात कही जा रही है। जो सपेरे होते हैं, जो सांप को पकड़ते हैं, बीन बजाते हैं, उनकी बात कही जा रही है। तो देखिए नीचे में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका सबसे लास्ट लाइन है, हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। मिला, इसको अंडरलाइन कीजिए। किनको कालबेलिया कहते हैं, सपेरों को कालबेलिया कहा जाता है। सांप पकड़ने वालों को, जो बीन बजाकर सांप पकड़ते हैं, उनको कालबेलिया कहा जाता है। यहाँ पे एक पिक्चर्स बना हुआ देख रहे हैं, डिजाइन बना हुआ है, उस डिजाइन के जस्ट नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है, उस पूरे को अंडरलाइन कीजिए। देखिए नाग गुम्फन लिखा है, नाग गुम्फन, ये एक तरह का डिजाइन होता है। देखिए दिया हुआ उसमें, ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। सौराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र में ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं। देखिएगा महाराष्ट्रियन लोगों को डॉट 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 देकर अल्पना बनाते हैं, वो यही डिजाइन है, ठीक है। गुजरात में भी इस तरह के डिजाइन जो है दीवारों पर बनाए जाते हैं, या फिर किसी पर्व त्योहार में जमीन पर बनाए जाते हैं। और दक्षिण भारत के लोग भी इस प्रकार के डिजाइन्स बनाते हैं। तो इस डिजाइन को क्या कहते हैं, नाग गुम्फन। ये एक तरह का डिजाइन है, रंगोली है, कढ़ाई है। हम लोग कपड़े पर भी कढ़ाई बढ़ाई करते हैं तो इस तरह के डिजाइन बनाते हैं, उसको अंडरलाइन कीजिएगा, नाग गुम्फन। पेज नंबर 18 में आइए। सपेरों का पिक्चर्स दिया है ना, पिक्चर के जस्ट नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, बीन पार्टी के बाजे, मिला, उसको अंडरलाइन कीजिएगा। देखिए बीन पार्टी के बाजे, कौन सा उनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसे कैसे बना होता है वो बता रहा है। बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल, ये उसके 4 सपेरों के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, ठीक है। किसको छोड़कर, ढोल के अलावा। हम बोले यहाँ पे बीन पार्टी के बाजे जो दिया गया है ना, इसमें बीन दिया है, तुम्बा दिया है, खजरी दिया है, ढोल दिया है। ये सब जो है ये सपेरों के जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। म्यूजिक बनाने वाले, बजाने वाले इनके ये हैं,
चीजें हैं। तो इसमें ढोल के अलावा बाकी तीनों चीजें जो होती हैं किससे बनाई जाती हैं? सूखी लौकी से बनाई जाती हैं। ठीक है, बीन, तुम्बा और खजड़ी सूखी लौकी से बनी होती हैं। ढोल जो है लकड़ी और चमड़े से बनी होती है। लौकी क्या? लौकी, खाने वाला? लौकी खाने वाला लौकी। देख के नहीं लगता है कि ये लौकी है। हाँ, वो बाकी बीन बनता है, तुम्बा बनता है और खजड़ी बनता है। ये हम लोग का तीनों चीज सूखी लौकी से बनाया जाता है। और बाकी एक तो जो ढोल बच गया वो तो चमड़े का बनता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे वाला जो पैराग्राफ दिया गया है उसका तीसरा लाइन में आइए। उसका तीसरा लाइन में देखिए दिया हुआ है, सांप को किसानों का दोस्त कहते हैं। मिला? सांप को किसानों का दोस्त किसे कहते हैं? एक तो किसानों का दोस्त केचुआ को कहते हैं, केचुआ को किसानों का दोस्त भी कहते हैं और प्राकृतिक हल भी कहते हैं। वो जमीन को खोद खोद कर पोली कर देता है जिससे पानी जो है आसानी से अंदर घुस जाए। और सांप को भी हम लोग क्या कहते हैं? किसानों का दोस्त कहते हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहे से कौन बचाएगा? ये पूरा अंडरलाइन कीजिए। सांप को किसानों का क्या कहते हैं? दोस्त कहते हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा? हो गया? पेज नंबर 20 में आइए। पेज नंबर 20। एक बॉक्स बना हुआ है और कुछ सांपों के नाम दिए गए हैं। सांप के पिक्चर्स भी बनाए गए हैं। अफाई दिया है, करैत दिया है, नाग दिया है, दुबोइया दिया है। ठीक है, देखिए पहला लाइन अंडरलाइन कीजिए, फर्स्ट लाइन। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, यही 4 तरह के सांप जो होते हैं। आपका बच्चा रो रहा है प्रिया जी? वीडियो ऑफ कर दीजिए। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। और भी सांपों के नाम दे दिए जाएंगे, लेकिन याद रखना है यही 4 तरह के सांप जो होते हैं हमारे देश में जहरीले सांप होते हैं। उसी बॉक्स में नीचे देखिए, नीचे से तीसरा लाइन दिया हुआ है, उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है। सांप अगर काट ले तो उसके जहर को खत्म करने के लिए जो दवा बनाई जाती है उस दवाई को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है, यह सीरम कैसे बनता है? सांप के जहर से ही बनता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में यह मिलता है। मैम रिपीट कीजिएगा ना। सांप के जहर से बचने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसको सीरम कहते हैं। यह सीरम, उसको आप लिख रही हैं प्रिया पूजा जी? यस। हाँ लिखिए। सांप के जहर से बचने के लिए जो दवाई बनाई जाती है, दवा होती है, उसको सीरम कहते हैं। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है। और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप लोग को भी खाना बनाना होगा, उनका बच्चा भी उनको तंग कर रहा है। बाकी का हम लोग कल करेंगे। ठीक है, और उसका पीडीएफ बनाइए और पीडीएफ बना के हमको भी सेंड कर दीजिए। हमको ही सेंड कर दीजिए, हम मनीष जी को सेंड कर देंगे ताकि गायत्री जी के पास नहीं है, पूजा जी के पास नहीं है, तो उन लोगों को हम भेज दें। ये पेपर वही था। जो पिक्चर्स वाला है ना वो हम लोग का बुक का है सारा।
बाकी जो एक आपको दिए हैं और एक प्रिया जी को दिए हैं वो तो पेडागोजी सेक्शन हो गया, और जो आपको मोटा वाला जो दिए हैं ना उसका पीडीएफ बनाने को हम बोल रहे हैं, जिसमें पिक्चर्स भी बना हुआ है। रुकिए। ये वाली ना? दिखाओ। नहीं दिखा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, हमको बस एक और यही मोटा वाला ने। भाभी को दिए होंगे। भाभी कहाँ गई? दिखा रहे हैं। दिखाइए। तो मेरे पास तो है ना, उसी में चित्र बनाना है। हाँ, हाँ। वो आप ले ली, वो आपके पास चला गया। आपके पास तो क्लास 5 का बुक है ना? हाँ मेरे पास है। आपके पास क्लास 5 का बुक है, आपको वो पढ़ना नहीं है। जिनके पास नहीं है, ना सुन सुन। देखिए मैम। हाँ यही वाला, इसका पीडीएफ बनाइए। ठीक है। ठीक है, इसका पीडीएफ बनाने आता है? हाँ बना देंगे। इसका पीडीएफ बनाइए और पीडीएफ बना के हमको सेंड कीजिए, हम पूजा जी को गायत्री जी को भेज देंगे। पूजा जी के पास तो बुक है मेरे ना? पास बुक है मैम। हाँ पूजा जी के है पास मैम। बुक है, गायत्री जी के पास नहीं है, गायत्री जी को हम सेंड कर देंगे। लो लो मत लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है मैम। बुक ठीक है, लाइएगा। बाय, गुड नाइट मैम। कौन सा बुक? 5 क्लास वाला। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू ठीक मैम। है, गुड नाइट, बाय। बाय, गुड नाइट मैम।